नमस्ते। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे लघु कथाएं, जिसमें हम 4 लघु कथाएं पढ़ेंगे। शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा। लेखक हैं असगर वजाहत। इस पाठ में हम 4 लघु कथाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहला है शेर। यह प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर इसमें व्यवस्था का प्रतीक है, सिस्टम का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर जो है वह अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश नहीं करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यही है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, तब शेर यानी व्यवस्था खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधाभोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। इस लघु कथा को हम संक्षेप में देखते हैं। शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, जिसके पेट में अनेक सुख सुविधाएं हैं और प्रत्येक जानवर किसी विशेष सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए स्वयं शेर की ओर अग्रसित होता जा रहा है। लेखक शहर या आदमियों, विशेषकर कसाई से बचने के लिए शहर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। जंगल में उसने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे शेर को देखा, जिसका मुंह खुला था। शेर से बचने के लिए वह एक झाड़ी के पीछे इस प्रकार छिपकर बैठ गया कि शेर की गतिविधि देख सके। उसने देखा कि जंगल के जानवर स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से पंक्तिबद्ध होकर शेर के खुले मुंह की ओर चलते जा रहे हैं और शेर के पेट में समाते जा रहे हैं। लेखक ने जानवरों से इसका कारण जानना चाहा तो सबने अलग अलग कारण बताए। गधे ने बताया कि शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान है, वहाँ वह आराम से रहेगा और उसे खाने को खूब घास मिलेगी। लोमड़ी ने कहा कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वह नौकरी पाने के लिए आवेदन करेगी। उल्लू को शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई दे रहा था, वह निर्वाण पाने के लिए उसके पेट के अंदर जा रहा था। लेखक ने देखा कि कुत्ते भी समूह बनाए शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है और वह जानवरों का शिकार नहीं करता है। एक दिन लेखक स्वयं ही शेर के पास गया। उसने देखा शेर तो आंखें बंद किए बैठा है और उसका स्टाफ काम का निपटारा किए जा रहा है। लेखक के पूछने पर शेर के स्टाफ ने बताया कि जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए जानवर शेर के पेट में जा रहे हैं, वहाँ वे सुविधाएं हैं, उनके स्टाफ बताते हैं। लेखक ने जब उनका प्रमाण मांगा तो स्टाफ ने प्रमाण से अधिक विश्वास को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही यह भी कहा कि बाहर जो रोजगार दफ्तर है वह झूठ है। लेखक को दोनों दफ्तरों, शेर के मुंह के अंदर का दफ्तर और शेर के मुंह के बाहर स्थित जो रोजगार का दफ्तर था, उन दोनों में अंतर पता था, इसलिए वह शेर के मुंह में नहीं गया। कहने का मतलब है कि व्यवस्था हमें दिग्भ्रमित करती है। अगली लघु कथा है पहचान। इसमें राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इस यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। लघु कथा का संक्षेप में हम देखते हैं। किसी राजा ने आदेश दिया कि उसके राज्य में सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। राजा की आज्ञा अनिवार्य मानकर लोगों ने वैसा ही किया। आंखें बंद कर काम करने से काम अधिक तथा पहले से और बेहतर होने लगा। इसके बाद राजा ने कान बंद करके रखने का आदेश दिया, जिससे फिर उत्पादन बेहतर और अधिक हो गया। फिर
राजा ने क्या किया, बोलने को उत्पादन में बाधा मानकर राजा ने अगला आदेश होंठ सिलवाने के लिए दिया। इसी तरह के और भी आदेश उन्हें मिलते रहे और लोग उसे मानते रहे। राज्य अपनी गति से प्रगति कर रहा था, पर जब कुछ लोगों ने अपनी आंखें खोल अपने राज्य की प्रगति देखना चाहा, तो उन्हें राजा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया, यहाँ तक कि वे स्वयं को भी नहीं देख सके। कहने का मतलब है कि इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है, और यही राजा की सफलता का राज है। जनता को वह मूर्ख बनाता है और अपनी उन्नति करता है। अगला है चार हाथ। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। कहानी इस प्रकार है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने में जुटे एक मिल मालिक के दिमाग में एक विचित्र ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि सारा संसार एक मिल हो जाए और संसार के सभी लोग उस मिल के मजदूर। वह स्वयं उस मिल का मालिक होगा और उसमें उत्पादन होगा, आदमी जिसके लिए कोई मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह उसके मन में ख्याल आता है। एक दिन उसने सोचा कि यदि आदमी के चार हाथ हो जाएं तो काम और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाएगा, पर यह काम कौन करेगा? यह समस्या उसके सामने थी। इसका हल उसे नजर आया वैज्ञानिकों में। उसने वैज्ञानिकों को नौकर रखा। कई साल तक शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आदमी के चार हाथ होना असंभव है। यह सुनते ही क्रोधित मिल मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और स्वयं ही इस काम में जुट गया। उसने चार हाथ बनाने के लिए मजदूरों के शरीर में कटे हाथ, लकड़ी के हाथ और अंत में लोहे के हाथ लगवाने चाहे, पर इससे तो मजदूर ही मर गए। अंत में उसने मजदूरी आधी कर दी और मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी। इस तरह पूंजीपति मजदूरों के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास करते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं और वे मिल के कलपुर्जे बन जाते हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। अगला है साझा। इसमें बताया गया है कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों और उत्पादों पर जमी रहती है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसानों को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। कहानी इस प्रकार है। किसान को खेती करने का पूरा ज्ञान था, लेकिन डरा दिए जाने के कारण वह अकेले खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। किसान पहले ही शेर, चीता और मगरमच्छ के साथ खेती करके देख चुका था और उस बार उसको घाटा ही हुआ था और इसलिए वह खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार हाथी ने उससे साझे में खेती करने की बात कही। किसान ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तब हाथी ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा, साझा खेती करने से जंगल के छोटे छोटे जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती सुरक्षित रहेगी। किसान के किसी तरह हाँ करते ही हाथी ने किसान का साझेदार होने की घोषणा जंगल में कर दी और नुकसान करने वाले को चेतावनी दे दी। किसान के अथक परिश्रम से गन्ने की फसल तैयार हो गई, तो वह गन्नों का बंटवारा करने के लिए किसान को बुला लाया और आधी आधी फसल बांटने की बात कही, जिससे सुनकर हाथी नाराज हो गया। हाथी ने किसान से अपने पराई की बात छोड़ मिलजुल कर गन्ने खाने की सलाह दी। हाथी ने एक गन्ना तोड़ उसका एक सिरा स्वयं पकड़कर दूसरा किसान को पकड़ा दिया। गन्ना खाते समय किसान भी हाथी के मुंह की ओर खींचकर आने लगा और उसने गन्ना छोड़ दिया।
इस प्रकार साझे की खेती का पूरा फायदा हाथी ने उठाया। यह हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों का भी पड़ताल करती है।